गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फिर से आगे आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें से हम लोग करेंगे बिहार स्टेट से जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है, तो जो कोई नहीं देख रहे हैं तो उस सीरीज को जरूर देखिएगा, एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिसमें से आज करेंगे जो 2023 में PYQ क्वेश्चन आया था, जो 6 सितंबर मतलब 6 सितंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट जो था, फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट का वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। आज करेंगे 6 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह रहेगा सारा PY क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें से रहेगा मैथ, रीजनिंग, EVS, GK से 20 क्वेश्चन रहेगी, और आपका शिक्षण कला दक्षता से इसमें 30 क्वेश्चन रहेगी। चाहे आप पेपर 1 रखते हैं या पेपर 2 रखते हैं, तो दोनों के लिए एलिजिबल रहेगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम है तो बताना है अधिगम क्या है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हस्तांतरित होती है, या व्यवहार में परिवर्तन होते, या सभी होगा। बताइए क्या होगा। तो देखिए अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, ये कंटिन्यू चलती है। कंटिन्यू मतलब जीरो से लेके आपका पूरा कंटिन्यू, जैसे नहीं बोला जाता गर्भ, तो गर्भ से लेके कब्र तक, तो ये आपको याद होगा। तो गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया ये नियंत्रण चलती है। ये हस्तांतरित, हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी में परिवर्तन होते रहता है। कि स्टार्टिंग में आपका कुछ परिवर्तन, आपका कुछ माइंडिंग ग्रो नहीं कर पाया, तो फिर बड़े होने के बाद आपका माइंड हो सकता है सेट हो गया, तो ये हस्तांतरित होते रहते हैं, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन, आपका नेचर में भी परिवर्तन, जैसे जैसे आप डेवलप होते जाइएगा, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका रहन सहन, आपके समाज का वातावरण जिस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से आप क्या परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण निर्जीव ध्रुव बिंदु है। तो आपको बताना शिक्षण निर्जीव ध्रुव बिंदु है। पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, या पर्यावरण, क्या होगा बताइए। फास्ट लिख लेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पाठ्यक्रम। तो शिक्षण का निर्जीव बिंदु मतलब पाठ्यक्रम, ये निर्जीव बिंदु है, ठीक है। वहाँ की ये सब जगह सजीव शिक्षक है, शिक्षार्थी ये सब एक्टिविटी करता है, मगर पाठ्यक्रम नहीं करता है, ठीक है। करिकुलम क्या होता है, एक प्रकार का क्या है बच्चों, इसको पाठ्यक्रम के थ्रू से क्या होता है, अपने क्या बोलता है अपने स्तर को पा सकता है। जैसे अचीवमेंट करने का जो होता है, ये ऊपर जो अचीवमेंट करने का आपका जो गोल है उसको पाने में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18 उपलब्धि आधारित होता है। तो उपलब्धि मतलब क्या होता है, अचीवमेंट। तो अचीवमेंट, ठीक है। तो अचीवमेंट क्या होता है ये पूछा गया है। पहला मापन योग होता है, साध्य योग होता है, लक्ष्य उन्मुख, ऐसे भी क्या होगा। चलिए तो उपलब्धि लक्ष्य में क्या होता है, आप माप भी कर सकते हैं, आप साध्य भी हो गए, या लक्ष्य उन्मुखी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्य में मतलब ओरिएंटल गोल, तो आपका क्या होता है ओरिएंटल गोल, मतलब कि मापन विधि। इसमें क्या होता है अचीवमेंट, अचीवमेंट में क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के दौरान आपके क्या क्या उसमें कौशल, जो आपका जो कौशल एक्टिविटी है, आपने कितना अचीव किया, आपने जो भी एक्टिविटी की उसमें से आपका रचना मतलब आपने करने का तरीका क्या है, उसमें आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है। तो ये सब जितना भी एक्टिविटी होता है ये सारा इसमें अंदर में काउंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उद्देश्य का महत्व। उद्देश्य मतलब क्या है, आपका जो लक्ष्य है क्या महत्व होना चाहिए। लक्ष्य को परिभाषित करना, क्रिया को पहचान करना, निर्णय में मार्गदर्शन करना, या फिर सही। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया था 2023 का। चलिए तो उद्देश्य मतलब लक्ष्य, लक्ष्य में क्या था, हम लक्ष्य को परिभाषित कर सकते हैं, क्रिया की भी पहचान कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या हो वो देखेंगे। निर्णय में आपको मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करने के लिए आपको कौन ज़्यादा योगदान दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आसान क्वेश्चन है इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है। तो नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है बताना है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोगात्मक क्षेत्र में, या अंतर्व्यक्ति क्षेत्र में, क्या में होगा बताइए। चलिए तो यह होगा सही आंसर संज्ञानात्मक का क्षेत्र में। तो संज्ञानात्मक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षण विधि निर्भर होता है। तो शिक्षण विधि निर्भर होता है किस पे, छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता पर, अनुदेश के उद्देश्य पर, या सभी में। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए शिक्षण का विधि मतलब आपके छात्र के जो प्रवृत्ति, बच्चे का नेचर क्या है, और उनकी उम्र, तो किस लेवल पे बच्चे किस स्तर पर एक्टिविटी कर रहा है उसको निर्भर करेगा। शिक्षण की निपुणता मतलब कौन सा क्षेत्र में वो बेस्ट है, उसकी अनुदेश का पालन, तो वो कितना अनुदेश या अनुदेश का उद्देश्य, उसका उद्देश्य जो है टीचर की एक्टिविटी में वो कितना ज़्यादा ध्यान देता है, वो सब जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मस्तिष्क मंथन यही बोलता है और मतलब कि गोल ओरिएंटेड, तो इसको बोलता है गोल ओरिएंटेड, तो ये भी आपको याद रखना है गोल ओरिएंटेड। तो गोल ओरिएंटेड क्या होता है ये पूछा गया। निगमन विधि है, आगमन विधि है, मिश्रित विधि है, खेल आधारित विधि, बताइए क्या होगा इसका। हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगमन विधि होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आगमन विधि। आगमन विधि कौन दिया था, अरस्तु। तो अरस्तु के द्वारा दिया जाता है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम पहले उदाहरण,
तो उदाहरण से हम नियम की ओर जाएँगे, तो ये आपको याद है ना? उदाहरण से यदि बच्चों को जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा है तो उससे पहले हम उदाहरण देंगे। तो उदाहरण से हम नियम की ओर जो बढ़ रहे हैं तो ये आगमन विधि होता है। निगमन विधि क्या होता है? जब हम नियम कोई बच्चों को जैसे नियम पढ़ाते हैं ए प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके इस तरह बताते हैं। तो ये होता है नियम पहले बताएँगे और नियम क्या होता है इसमें क्या होता है सारा बच्चों को एक ही बार में हम क्या करते हैं सारा का सारा एक ही बार में ज्ञान देंगे। चाहे ज़्यादा बच्चा तेज़ हो या कमज़ोर हो सभी को नियम से सिखा देते हैं। तो ये काम करता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। मिश्रित में क्या हो जाएगा? इसमें हम प्रदर्शन विधि कर सकते हैं, अलग-अलग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें मतलब मस्तिष्क मंथन में क्या इस्तेमाल है? तो आगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आगमन विधि में जो देता है अरस्तू के द्वारा दिया गया है, नहीं याद रखें। आगमन विधि में आप कुछ जानते हैं, आपको पहले भी बताए थे, आगमन विधि में जैसे कुछ-कुछ था, बता देते हैं। 1 मिनट इसको पहले इरेज़ कर देते हैं, बताते हैं। आगमन विधि में कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे। इसका कौन-कौन सा 4 फैक्टर था, 4 फैक्टर को याद रखिए क्योंकि इससे पिछले पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछा था, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं। 4 फैक्टर क्या था? इसमें तो क्या था? इसका जैसे कि हम जानते थे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते थे। फिर क्या जानते थे? दूसरा दूसरा हम जाते थे विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते थे, ठीक है? थर्ड में हम क्या जाते हैं? स्थूल से मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते थे, ठीक है? तो स्थूल की ओर जाते थे और फोर्थ में हम लोग क्या जाते थे? जो आपका उदाहरण से नियम की ओर, तो ये था उदाहरण से लेकर नियम की ओर। ये सब आपको बताए थे पहले, ठीक है? तो ये सबको याद रखना है। नेक्स्ट है शैक्षणिक भ्रमण विधि विकसित करती है, तो किस में विकसित करती है? सहयोगी प्रवृत्ति, सृजनात्मक गुण, प्रत्यंत ज्ञान, ये सभी। तो बताए शैक्षणिक, शैक्षणिक मतलब घूमने, तो घूमने वाला विधि क्या सबसे ज़्यादा विकसित करेगी? ये बताना है। चलिए, तो ये करेगा घूमेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों के साथ एक्टिविटी करेंगे मतलब एक-दूसरे के साथ क्या इंटरलेक्चुअल करेंगे, एक-दूसरे से बातचीत करेंगे। सृजनात्मक हमारी सृजनात्मक गुण का एक्टिविटी होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब मेरे पास जो देखेंगे उसको ज़्यादा कैप्चर करने की प्रवृत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा। तो यही सबसे बेस्ट माना जाता है कि जब भी आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान उसको टूर में भी ले जाया कीजिए। इससे क्या होता है बच्चों का अच्छा माइंड का जो ग्रोइंग डेवलपमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। क्वेश्चन में पाठ विभिन्न आप लेसन प्लान जो बनाते हैं पूछा गया है लेसन प्लान में शिक्षण बिंदु क्या है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, कोई नहीं है बताएं क्या होगा? तो आपको तो पता ही होगा लेसन प्लान किसके लिए होता है? ये शिक्षक के लिए होता है तो याद रखिए शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्र में क्या इसमें हम क्या कहते हैं जो शिक्षक क्या कहते हैं अपना लेसन प्लान बनाते हैं वो उसमें अपना-अपना लिखते हैं कि आज ये टॉपिक पढ़ाना है, इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है, फिर मूल्यांकन क्या किया जाता है तो वो सब मूल्यांकन करना है, फिर क्वेश्चन करना है, तो फीडबैक देना चाहिए। तो ये सब सारा एक्टिविटी इसके अंदर में आता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। ब्लूम देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी कितना बार क्वेश्चन हज़ार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बताना है कि मदद करता है। अधिगम उद्देश्य के लिए, संज्ञानात्मक स्तर के लिए, भावनात्मक स्तर के लिए, उत्पत्ति सभी। बताइए क्या होगा? वीडियो यदि फास्ट हो रही है तो वीडियो को पॉज़ करके आप ज़रूर देखिए इसको अच्छे से। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 6 सिद्धांत दिया था 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 प्रकार का वो सिद्धांत दिया था जिसमें से क्या होता है बच्चे का अपना ज्ञान विकसित होगा फिर आवेदन करेगा फिर संज्ञान करेगा संज्ञानात्मक करेगा विश्लेषण करेगा ये सब जो आ जाएगा सारा चीज़ इसके अंतर्गत में होगा ये तो सारा का सारा अधिगम करेगा संज्ञान करेगा मूल्यांकन करेगा तो ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर पूछा है सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि सूक्ष्म मतलब माइक्रो टीचिंग जब करवाते हैं तो उसका अवधि कितनी सी होती है ये पूछा गया है। चलिए बताइए। 20 मिनट, 25 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट। सूक्ष्म में जब भी करवाइएगा तो आपको 35 मिनट का होता है, तो 35 से 36 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 36 मिनट, तो याद याद रखिएगा 36 मिनट होता है, ठीक है? इसका जो क्या-क्या प्रोसेस होता है, 36 मिनट का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? पहले आप शिक्षण करवाइएगा, ठीक है? शिक्षण कितना मिनट करवाना है? आपको 6 मिनट करना है, तो 6 मिनट करेंगे, ठीक है? शिक्षण हो गया, उसके बाद फीडबैक देंगे, तो प्रतिपुष्टि, तो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, फीडबैक जब दीजिएगा फिर 6 मिनट के बाद, तो 6 मिनट के बाद देंगे। फिर फीडबैक देने के बाद बच्चा में जो भी ये होगा, मतलब वो अच्छा से नहीं समझ पाया, ठीक है ये टॉपिक पढ़ाएँ, उसके दौरान वो नहीं समझ पाया, तो फिर क्या कीजिएगा, फिर से एक बार पुनः पुनः शिक्षण करवाएँगे, जो आप लेसन प्लान बनाएँगे, तो पुनः आप क्या करें पाठ योजना बनाएँगे कि अच्छा ये गलती की है, तो इसी वजह से बच्चा नहीं समझ पाया। तो ये पाठ योजना बनाइएगा 12 मिनट का, ठीक है? जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर से एक बार शिक्षण कीजिएगा, तो पुनः शिक्षण करेंगे हम। फिर से बच्चे को शिक्षण करेंगे कितने मिनट का? 6 मिनट का और जब शिक्षण हो जाएगा तो पुनः फीडबैक देंगे, तो पुनः फीडबैक, तो फीडबैक लिख देते हैं, ठीक है? पुनः फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि तो 6 मिनट। ये हो जाएगा इस तरह करके जोड़िएगा तो ये टोटल आ जाएगा, आपको आ जाएगा 36 मिनट, तो 36 मिनट में ये टोटल काम किया जाता है, तो याद रखिएगा। अभिक्रमित अनुदेश का उपयोग किया जाता है, प्रस्तुतीकरण में, निदान में, उपचार में या सभी में? बताइए क्या होगा? चलिए,
हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही होगा प्रस्तुतिकरण। बच्चों के जो प्रस्तुतिकरण है इसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का क्या उद्देश्य है? कक्षा में अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षक के व्यवहार में पहचान करना, शिक्षक के व्यवहार के बारे में वास्तविक आंकड़ों और क्रमबद्ध अभिलेख को इकट्ठा करना, ये भी दोनों या सिर्फ ए बताना क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए सही आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा, हम कक्षा के अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षक के व्यवहार में पहचान कर सकते हैं और शिक्षक के व्यवहार में वस्तुनिष्ठ आंकड़े मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंकड़ों को प्रबंधित अभिलेख से इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अंतःक्रिया ये माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीखने की अक्षमता है तो सीखने में अक्षमता, अक्षमता मतलब नेगेटिव, तो मतलब उसमें क्या क्या परेशानी है बता, तंत्रिक विकास है, दृष्टि विकास है, शारीरिक विकास है, ये है। तो सीखने में आपको जो दिक्कत होगी तो वो कौन सा विकास से संबंधित है? तो सीखना किस माइंड से संबंधित होता है, माइंड आपका क्या होता है तंत्रिका तंत्र। यदि आपका तंत्रिका ढंग मजबूत नहीं रहेगा तो आप तो नहीं सीख पाएगा। तो यही होता है कि जब बच्चे से कोई सीखना कोई टॉपिक सीखता है तो जिसमें उसका तो उसको जानकारी मतलब कि इकट्ठा करने में उसको क्या होता है परेशानी होती है, तो यही होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। अब जैसे कुछ कुछ परेशानियां जैसे पढ़ाते हैं, जैसे डिसलेक्सिया होता है, तो डिसलेक्सिया तो आप लोग पढ़े होंगे, डिसलेक्सिया किससे संबंध है? तो आपको बताइएगा पठन से संबंध है, तो पढ़ने से संबंध, तो पठन से संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया, तो ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है आपको लिखना, तो हो जाएगा लिखने से संबंधित। जो लिखने में परेशानी होता है डिसग्राफिया बोलता है। डिसकैलकुलिया, याद रखा डिसकैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया, कुलिया है लिखा हुआ, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब है कैलकुलेट करने, तो कैलकुलिया मतलब गणन से संबंधित, तो गणन, ठीक है, गणना करना या गणन से संबंधित है। ठीक है, आप आता है डिसफ्रेक्सिया, डिसफेजिया, डिसफेजिया, तो बोलेगा डिसफेजिया किससे संबंधित है, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, डिसफेजिया, तो ये भी आपका जो होता है एक्टिविटी जो आपको बोलने या भाषा से, ठीक है, तो भाषा में बोलने में संबंधित होता है। फिर होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बोला जाता है डिसप्रेक्सिया, तो डिसप्रेक्सिया, तो डिसप्रेक्सिया है। ठीक है, प्रेक्सिया, तो डिसप्रेक्सिया किससे संबंध है? आपका जो गति कौशल, तो गति कौशल, तो गति मतलब एक्टिविटी, जैसे कि गेंद आ रहा है तो गेंद आप हाथ ऐसे करके रखे हैं, बट वो हाथ में आप इधर करके रखा और बॉल जरा साइड से गिर गया, तो ये वाला। ठीक है, और एक होता है अफेजिया, ठीक है, एफेजिया, अफेजिया किससे संबंधित है? तो ये आपका भाषा, ये भी अफेजिया डिस्फेजिया जो बोला जाता है दोनों इसी से संबंधित है, ये भाषा में जिसको बोलने में परेशानी होती है। चलिए, कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधि में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? आकलन प्रक्रिया, सामग्री, छात्रों की विस्फोटता, इसमें कोई नहीं, बताइए। जब भी आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो आप क्या करते हैं प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बच्चों में हमेशा कभी भी कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, ये गलत है, तो गलत पूछा गया है। पुस्तकालय प्रदान कर सकता है, क्या कर सकता है? भौतिक सामग्री, डिजिटल सामग्री, ये भी दोनों या कोई नहीं, बताइए। पुस्तकालय में क्या प्रदान कर सकता है? पुस्तकालय हमको क्या प्रदान करता है? लाइब्रेरी क्या देता है? आपको तो पढ़ा ही होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन करवा चुके थे, बताइए क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो भौतिक सामग्री वो भी, डिजिटल सामग्री वो भी, तो दोनों को दोनों हमको ये प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो पुस्तकालय लाइब्रेरी के लिए क्या है? अधिगम, टहलना, खेल, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या होगा। इजी है, ये सब तो कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा अधिगम मतलब लर्निंग, तो हम पुस्तकालय से क्या सकते हैं, लाइब्रेरी से हम क्या करते हैं लर्निंग ही करते हैं, लेकर बुक बुक पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं तो सीखते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को पूछना चाहिए, क्या चाहिए? अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, निश्चित समय के अधिकतम समय से पूछना चाहिए, जितना संभव उतना प्रश्न पूछेंगे या कोई नहीं? बोले तो एक शिक्षक को क्या पूछना चाहिए बच्चों से? तो क्या क्या मीनिंगफुल वाले पूछेंगे कि कुछ ज़्यादा लेंदी भी नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाला भी नहीं। देखिए यहाँ पूछा निश्चित अवधि के लिए प्रश्न पूछेंगे, जितना संभव उतना पूछेंगे, ये सब नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की मतलब असफलता का मुख्य कारण था? तो शिक्षण का असफलता का क्या कारण हो सकता है? पारस्परिक संबंध, भौतिक क्षमता, मतलब विषय ज्ञान के पकड़ में अभाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे, तो हो जाएगा ज्ञान का पकड़, तो हो जाएगा विषय पे ज्ञान का पकड़ का अभाव। तो देखिए असफलता नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव पे जाइए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव पे ध्यान। नेक्स्ट, शिक्षण को अपने शिक्षण काल का महारत हासिल करना चाहिए, तो गोल ओरिएंटेड पूछा गया, तो गोल ओरिएंटेड में करना चाहिए में क्या है? किसी एक शिक्षण विधि में करना चाहिए, सभी शिक्षण विधि में समान रूप से, ये भी दोनों या कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं, शिक्षण में हासिल करना चाहिए आपको समान रूप से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, तो समान रूप से करना चाहिए, तो सभी शिक्षण विधियाँ जो भी आप करवा रहे थे सभी में क्या था अच्छे तरीके से आपका समान रूप से शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट, ज्ञान आपको पूछा है, नॉलेज क्या है? सूचना है, उपयोग है, विशेषण है, बोलते हैं एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है कि जैसे आप इसको देख के बना दो, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ज्ञान एक बार से क्या जैसे हमको सूचना प्राप्त होती है, उपयोग है, ये है, तो ज्ञान से हम क्या करते हैं सूचना को प्राप्त करने के काम करते हैं, तो ये होता है। क्या होता है? ज्ञान से सूचना प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें 2 डिफरेंट होता है, एक होता है ज्ञान, एक होता है सूचना। देखिए ज्ञान क्या होता है? पहले ज्ञान का डिफरेंस में बता देते हैं। ज्ञान क्या है कि जो किसी वस्तु या मतलब संसाधित जो डेटा है उसको मतलब जो आपके पास जो डेटा है पर्याप्त डेटा, और सूचना क्या है कि कोई भी आप अलग से डाटा को सीख के उसमें अनुभव प्राप्त करते हैं, तो सीख के अनुभव, तो सीखने का जो अनुभव प्राप्त करते हैं तो ये इसका काम करता है। ठीक है? तो समझ गए? ज्ञान मतलब जो पूर्व अथवा आज किसी व्यक्ति के वस्तु के बारे में संसाधित जो डेटा देने का काम करता है। तो मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको जो डेटा मिलता है तो उसको ज्ञान बोलते हैं। और सूचना किसको बोलते हैं? उससे तात्पर्य जो सीखने या अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सीख के या अनुभव के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं सूचना। निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या है? शिक्षण अधिगम के बाद होता है, शिक्षण अधिगम के पहले होता है, शिक्षण अधिगम के दौरान होता है, ये बोलता है निर्माणात्मक। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कब कर सकते हैं हम ये? चलिए, तो क्या कर सकते हैं? हम शिक्षण अभिनय प्रयाग जब हम उसको मतलब शिक्षा दे रहे हैं, उस समय लर्निंग करवा रहे थे, उसी के दौरान किया जाता है, ठीक है? और देखिए बाद में किया जाता है, इसको बोलता है योगात्मक, योगात्मक अधिगम बोलते हैं, ठीक है? अधिगम या मूल्यांकन, तो योगात्मक मूल्यांकन बोलेगा तो हम बाद में करते हैं, दौरान में बोलेगा ये, और पहले जो किया जाता है तो इसमें उपचार ये सब किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अवलोकन तकनीक, जाँच सूची, निर्धारण मापी या कोई नहीं? बताइए, प्रक्षेप तकनीक, किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारण मापी, तो हम एक प्रकार का टाइम को फिक्स को निर्धारित कर देंगे, तो यह निर्धारित मापी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए, 24 निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ्य चर्चा का रूप नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा है, प्रारूप नहीं है, विषय केंद्रित, समस्या केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। अच्छे से पढ़िएगा, तो पाठ्य चर्चा में किसको हम शामिल नहीं करेंगे, ये पूछा गया है। चलिए, तो हम पाठ्य चर्चा के दौरान शिक्षक केंद्रित, तो ऑप्शन में जो हो जाएगा शिक्षक केंद्रित में पाठ्य चर्चा का प्रारूप नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित पाठ्य चर्चा में क्या होता है? आप देखिए, विषय केंद्रित होता है, जो भी सब्जेक्ट है उस पे ध्यान देता है, समस्या आपका समस्या क्या है उस पे ध्यान देता है, शिक्षार्थी कहते हैं, ये तो अभी का एनईपी जो 2020 आया है 2020, तो उसमें क्या बोला? बच्चों के अनुसार ही शिक्षा देना, तो विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित, समस्या केंद्रित ये सब आता है, तो उसी का अनुसार कहता है, आप प्रारूप बनाइए और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाइए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन-सा पाठ्य चर्चा का प्रकृति नहीं है? तो बताएँ प्रकृति नहीं है। महत्वपूर्ण, रचनात्मक, रूढ़िवादी, सक्रिय। बताइए कौन-सा प्रकृति नहीं है? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा सक्रिय। तो इसमें ये हो जाएगा पाठ्य चर्चा का प्रकृति सदैव परिवर्तन होता है, इसलिए पाठ्य चर्चा की प्रक्रिया कभी व्यापक नहीं होती, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सक्रिय नहीं होगा। तो सक्रिय नहीं होता, बाकी महत्वपूर्ण होगा, रचनात्मक होगा, रूढ़िवादी, ये सब होते हैं, तो ये सक्रिय एक्टिविटी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि प्राचीन काल में क्या होता था, देखिए कि मान लीजिए पहले बच्चे लोग को पढ़ाते थे, तो उसमें से क्या होता है ना, बच्चा में भेदभाव किया जाता था, तो भेदभाव किया जाता है, ठीक है? तो भेदभाव किया जाता है, तो इसमें बोलता है पाठ्य चर्चा का प्रकृति नहीं है, तो उस समय भेदभाव किया जाता है, उनकी जाति के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, उनको अलग-अलग प्रकार से रख के उनको पढ़ाया जाता है। तो ये बोलता है पाठ्यक्रम में प्रकृति नहीं है, तो सक्रिय प्रकृति उसके अंतर्गत में नहीं माना जाता है। अगला है, परिचय तंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन-सी है? कट्टरवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सभी। तो बताइए परिचय तंत्र के अंतर में कौन-सा हो जाएगा? तो कट्टरवाद, तो कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यही सबसे बड़ी चुनौती। नेक्स्ट है, शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्त की तरह, मालिक की तरह, समाज की तरह, व्यक्तिगत की तरह। एक लाइन क्वेश्चन ये सब तो एक बताना नहीं है। तो क्या है दोस्त क्यों? क्योंकि यदि बच्चा दोस्त के साथ उसके साथ काम करेगा तो इससे क्या होता है बच्चा जल्दी उसके साथ गेन करेगा और जल्दी सीखेगा भी, ठीक है? तो ये भी उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक? चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 27 हो गया, 28 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, क्या बोलता है विफलता हमारी सर्वोत्तम मतलब शिक्षक हो सकता है अगर, तो विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम पहले से ज़्यादा मेहनत करें तब, अगर हम विफलता के कारण को जान लेंगे तब, या अगर हम विफलता के कारण को जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं, या ऑप्शन डी। बताइए क्या होगा इसका सही? चलिए, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले यानी विफलता अभी हम लोग का क्या सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है। तो देखिए, विफलता से क्या होता है, आप हमेशा नेगेटिव की ओर चले जाते हैं। तो यदि हम विफलता जैसे कि हम कारण समझ जाएँगे कि हाँ, ठीक है, मेरा भी ये प्रॉब्लम होता है, तो हम विफलता का कारण जान जाएँगे। कारण तक नहीं जाना, जब आपको पता चल जाएगा, तो क्या होगा, पहले से ज़्यादा उसे अच्छा मेरे ये टॉपिक कमज़ोर है, तो हम ये टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप एग्ज़ाम पास कर जाएँगे, आप जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें आप सफलता पा लीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका सही हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग बता लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
इसमें पूछा गया चौक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है। तो चौक और बोर्ड क्या होता है शिक्षण सामग्री में क्या काम आता है? दृश्य में श्रव्य सामग्री इनमें से कोई नहीं। तो चौक बोर्ड का मतलब कौन सा? चौक और बोर्ड आप लोग देखे होंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे एक चौक रखे हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं, किसमें करते हैं बताइए? तो चौक बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर्फ दृश्य में। क्यों? क्योंकि देखिए आप जैसे यहाँ लिख रहे हैं तो सिर्फ आपको देखने का काम हो रहा है, आप तो इससे सुन नहीं रहे, चौक बोर्ड से कोई आवाज़ तो लिखा नहीं रहा, तो ये सिर्फ दृश्य सामग्री में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 30 में, टेलीविजन है क्या है? दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य दोनों है, या सिर्फ क्या बोलता है इसमें सिर्फ दृश्य है, ये पूछा गया। ये सिर्फ श्रव्य हो गया, यहाँ पे सिर्फ श्रव्य है ये पूछा गया, या कोई नहीं होगा बताइए? तो टेलीविजन में क्या होता है, एक टेलीविजन मतलब एक टीवी है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे बॉक्स का आवाज भी लगा हुआ रहता है, आप टीवी भी देख पाइए और साउंड आवाज भी, तो दोनों करते थे, दृश्य और श्रव्य दोनों का काम करने का होता है। तो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है ध्वनि सुनने में काम आते थे। जैसे कुछ कुछ और एग्जाम्पल बता देते हैं, इसमें कौन कौन हो सकता है। जैसे प्रोजेक्टर हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्टर, एक आपका प्रोजेक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद टीवी हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, टेलीविजन तो वीडियो हो सकता है, टेलीविजन हो जाएगा। फिर मल्टीमीडिया जो है, तो मल्टीमीडिया हो सकता है, तो आपको मल्टीमीडिया ये सब हो जाएगा। और श्रव्य वाला हम बता देते हैं, श्रव्य वाला नहीं बताएं। सिर्फ श्रव्य वाला में क्या हो सकता है, आप जैसे सिर्फ देखने का काम है। अच्छा इसमें देखने वाला काम था क्या था? हाँ दृश्य समझ, दृश्य समझ में कैसे? सिर्फ पोस्टर, जैसे आपको पोस्टर लगा हुआ है, तो पोस्टर से कोई तो आवाज़ नहीं आ रहा, तो सिर्फ पोस्टर में काम हो सकते हैं। तो मॉडल पेपर है, तो मॉडल में भी सिर्फ सिर्फ देखने का काम करते हैं। आकृति जो मैप है उसको में आकृति में कर सकते हैं। फिर मैप, मैप जो होता है चार्ट, चार्ट वगैरह में क्या होता है सिर्फ देखने का काम होता है, ये सब देखने में काम आता है, तो ये भी याद है। ग्राफ वो सब देखने में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं जीके से क्वेश्चन। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार या गणानंद? बताइए, हर्यक वंश का क्वेश्चन आ गया जीके से क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिंबिसार। तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक। चलिए बिंबिसार मतलब बिंबिसार जो है राजगद्दी पे पहले कब बैठा था? तो याद रखना 544, 544 ईसा पूर्व में, 544 में गद्दी में फर्स्ट बार बैठा। उस समय इसकी राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी, ये आपको याद रखना राजगिरी। तो आपका राजगिरी उस समय का राजधानी था, तो ये भी आपको याद रखना राजगिरी उस समय का राजधानी था, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद बिंबिसार का दोबारा फिर मगध में आता है, फिर इसको परिवर्तन करके फिर मगध में रहता है। कितना साल का ये कहता? 52 साल तक। तो 52 साल तक क्या कहता? अपना राज्य को, राज्य को चलाता। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट। अब बोलेगा बिंबिसार का बेटा का नाम क्या था? तो वही बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु, जो अपने पिता का क्या कहता? हत्या कर देता है। हत्या करने के दौरान फिर क्या कहता है ये गद्दी पे आता है, फिर गद्दी पे ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। और पिता का हत्या करके ये गद्दी पे बैठता है कब? ये 493, तो 493 ईसा पूर्व में ये गद्दी पे फिर बैठता है, ये फिर अपना शासन चलाता है, तो ये आपको याद रखना। इसी के समय में एक और क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है कि जैसे कि हर्षवर्धन, जो पूछा है ना हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आता है, तो चीनी यात्री आता है, चीनी यात्री का नाम बताइए क्या होगा? चीनी यात्री का नाम हेन सांग। तो हेन सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में आता है, तो याद रखिएगा। चलिए घनानंद आपको पता होगा, नंद वंश का शासक है, तो इसको मृत्यु कौन करता है? चंद्रगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त के द्वारा इनको हत्या की जाता है। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो सारा याद रखिएगा, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इसका गुरु रहता है। फिर इसको घनानंद को हरा देता है, इसके बाद फिर नंद वंश का संस्थापक को खत्म कर देता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य वंश का फिर स्थापना करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत के सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमें बताना है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेड मिट्टी, कौन सी मिट्टी का बताइए? चलिए तो हम लोग सही आंसर क्यों पढ़ेंगे? तो आपका है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र का विस्तार सबसे ज्यादा अलग अलग भागों में पाया जाता है। इसमें से जैसे कि सिंधु घाटी, गंगा घाटी या ब्रह्मपुत्र के जो निक्षेप होते हैं, जिसमें से सिंधु घाटी हो गया आपका, गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र, तो ये सब गंगा नदी का जो निक्षेप आता है, तो इसके द्वारा बहा के लाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से इनको बहा के लगाया जाता है, ठीक है। देखिए मिट्टी जब बोला है तो मिट्टी में दो प्रकार का होती है, एक होता है बांगर, ठीक है, एक होता है खादर। एक बांदर होता है, एक खादर होता है। तो बांदर या बागर जो भी बोलिए आप याद रखिए, सिर्फ समझिएगा बांदर और खादर बोले थे। देखिए बांगर मिट्टी को हम बोलते हैं पुरानी मिट्टी, तो क्या बोलते हैं? पुरानी। तो पुरानी जो मिट्टी होता है उसको बोलते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी इसमें होता है नई मिट्टी को बोलते हैं हम खादर, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना, मिट्टी से enjoy होता है। अब बोलेगा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी बोलेगा तो आपका जलोढ़ मिट्टी माना जाएगा, ठीक है। लाल मिट्टी जो लेटराइट मिट्टी जिसमें बॉक्साइट ऑक्साइड का आयन का अस्क पाया जाता है। काली मिट्टी आपका बोलेगा तो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? आपका बोलेगा झारखंड में। तो झारखंड में जो है सब काली मिट्टी आपको पाया जाता है, कहाँ पे? राजमहल वाले क्षेत्र में।
तो राजमहल के क्षेत्रों में तो काली मिट्टी, इसके लिए क्या उपजाऊ किया जाता है, जो आपका होता है क्या होता है कपास, तो कपास की जो खेती किया जाता है ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेटराइट मिट्टी आपको पता ही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा मनी मार्केट या इंस्ट्रूमेंट है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मनी मार्केट ये इसको ये बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपका ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, ट्रेड वगैरह लगाते हैं, म्यूचुअल फंड, वो सब इससे संबंधित है। ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक या ये सभी। जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसको तो ईज़ी याद होगा। तो देखिए ये सारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, ये सारा क्या था, मतलब इसी से संबंधित है, जिसमें से हम क्या कहते हैं, छोटे से समय मतलब कम समय के लिए आप, कम समय के लिए, तो कम समय के लिए एक फंड को आप लगाते हैं, ठीक है, किसी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे नहीं होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो भी होता है, ट्रेडिंग डेमैट अकाउंट, ये सब हो जाता है, तो डेमैट अकाउंट वगैरह खोला जाता है। आप जैसे ग्रो हो गया, तो ये सब में इन्वेस्ट करते हैं, फ़ोन पे, ग्रो में बहुत सारा है, एंजल वन है, तो वो सब में इन्वेस्ट करते हैं कम समय के लिए, तो ये सारा सब उसी से संबंधित है, कम समय के लिए ज़्यादा धन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार का निर्वाचन सरकार किस कारण से त्यागपत्र दी? देखिए ये पूरा सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था 18 मई का, तो 18 मई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18 मई में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। जो 23 में जो क्वेश्चन है, ये 18 मई का 2024 कंप्लीट करवा दिए हैं, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन डाला था। बताइए क्या होगा, युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी आंदोलन के खिलाफ था सत्याग्रह, अंग्रेजों में लाया गया उच्चकार, या राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। जो पढ़े होंगे, यदि 18 मई का जो पढ़े हैं तो उसको याद होगा, सही आंसर ऑप्शन डी था। क्या हुआ था, जो वहाँ के कैदियों था उसको रिहाई नहीं कर रहा था, इसलिए क्या कहता है वहाँ का जो सरकार है क्या कहता है अपना त्यागपत्र दे देता, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें बोला है समाचारों में रहा यूएलपीआईएन किस क्षेत्र से संबंधित है, विशेष पहचान की संज्ञा बताना है। बताइए किससे है, काराधन से है, भूमि संसाधन से है, एसएसआईएम से है, ड्रोन पंजीकरण से संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 34 हो गया ना, ये 35 था, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो भूमि, तो भूमि का संरक्षण या भूमि का जो भी मालिक है, भूमि का जो भी है डिटेल, जो दस्तावेज तैयार करने के लिए क्या कहते हैं, तो यूएलपीआईएन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको रहता है। तो भूमि का जो पंजीकरण है, वो भूमि का पंजीयन को एक प्रकार संरक्षित करने के लिए कर सकते हैं। यूएलपीआईएन को फुल फॉर्म लिखिएगा, यूएलपीआईएन, तो यूएलपीआईएन का फुल फॉर्म जा सकता है यूनिक, यूनिक लैंड पैनल, आई से क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, INDENTI, आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद होता है एन, एन पर क्या हो जाएगा, एन पे हो जाएगा नंबर सिस्टम, तो एक कोड में इसको क्या कहता है रखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसी में एक प्रकार का आर आता है यूएलपीआईएन के साथ, एक आता है DI, इसको याद रखना हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ सकता है, DILRM, ये होता है, ये क्या होता है, इसमें डिजिटल रूप से जो हो जाता है इसको डिजिटल रूप से रखा जाता है, तो डिजिटल रूप से ये भी लैंड के लिए जाता है, तो जो होता है लैंड जमीन के लिए ही इसको मतलब रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना। यूएलपीआईएन होगा, DIR होता है MSME, तो MSME तो क्या होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब छोटे उद्योगपतियों के लिए क्या होता है, सरकार के द्वारा क्या होता है उद्योग के लिए पैसा मुहैया करवाने जाने को काम करता है, MNSP किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी धुंधा मतलब धुआं से के कारण होती है, तो देखिएगा आपको धूल वगैरह जो होता है, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, आपका अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस से हो सकता है, सांस लेने में, या सभी क्या हो सकता है। चलिए, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है, तो ये क्या होगा सारा का सारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में, ये सब में समस्या इससे होता है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर या ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है, विषाक्त, गैर विषैले, खतरनाक या गैर खतरनाक। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो गैर खतरनाक, तो गैर खतरनाक जो होता है ये होता है, ठीक है। जैसे कि ना मतलब कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, कागज आदि जो होता है, इसको क्या होता है यही सब जो होता है इस्तेमाल करने में, तो इसी का इस्तेमाल करने में जो होता है यही सब हमारे के लिए नुकसानदायक होता है। क्यों, यदि हम इसको जलाते हैं तो अपघटन करते हैं, या इसको हम भस्मीकरण करते हैं या गैसीकरण करते हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। नेक्स्ट, जंगल की आग का मुख्य कारण, तो जंगल का आग का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ज्वालामुखी की गतिविधि, बिजली, प्रदूषण या मानव। तो जंगल में आग लगने का क्या कारण हो सकता है।
ज्वालामुखी से तो आग लगता नहीं है, बिजली से आग लगता नहीं है, प्रदूषण से होता है। तो मानव, मानव क्या है? मानव क्या आप लोग पढ़े होंगे, जैसे महुआ का पेड़ आप लोग याद होगा जो पढ़े होंगे, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा महुआ का ये किया जाता है और उसका क्या कहता है खेती किया जाता है। जैसे ये पेड़ है मान लेते हैं, तो पेड़ के लिए यह महुआ रहता है, इसे जब गिरता है तो इसके नीचे बहुत सारा पत्ती जंगल उंगल रहता है, ठीक है। तो क्या कहता है आदमी लोग आता है, आदिवासी लोग इस जगह पे क्या कहता है इसको आग लगा देता है। क्यों आग लगाता है? क्योंकि यहाँ के जितने भी जंगल उंगल पत्ती वगैरह है सारा जल जाएगा, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और उसको झाड़ू वगैरह मार के उसको साफ कर दिया जाएगा, ताकि ये महुआ जो ऊपर से गिरे, ठीक है, जैसे पेड़ बना दिए, ये है पेड़। पेड़ से जब महुआ गिरता है तो ये क्या कहता है उसको आराम से इसको चुन लेता है। तो इसी के दौरान क्या करता है जब आग लगा देता है तो वो सोचता है थोड़ा सा क्षेत्र में लगा देते हैं, बट आग लगाने के दौरान ये पूरी तरह से फैल जाता है, पूरी फैलने के कारण चारों तरफ क्या आग ही आग हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है मानव, तो ये आपको याद रखना है मानव। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में एक जो क्या बोलते हैं एक उसमें फेमस है जंगल का आग के लिए जाना जाता है, पलास का फूल। तो ये याद रखना पलास। तो पलास का फूल लाल लाल दिखता है और इसको क्या बोलते हैं जंगल के आग के नाम से भी जाना जाता है। तो पलास के फूल को याद रखिएगा आप लोग। 39 करते हैं, निम्न से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याक्षित प्रभाव है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याक्षित प्रभाव है समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा का दौरान बदलना, रेगिस्तान में वृद्धि, ये सभी। देखिए ज्यादा देर तक बोलते हैं, बोलने के दौरान क्या होता है ना थोड़ा सा आवाज में परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम भी होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा। इससे क्या होता है जब आपका तापमान उमान जो होता है वो सब परिवर्तन हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। वर्षा का परिवर्तन, रेगिस्तान का विस्तार में परिवर्तन, तो ये सब में सारा में गड़बड़ी हो जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मतलब के स्थान पे किया गया था, कब स्थान है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है ये भी बताइएगा, और इसका स्थापना कब किया था? 1981, 1999, 2001, 1976 बताइए। तो क्या क्या इसको 1981 में किया गया था और ये आपका जम्मू कश्मीर में, तो याद रखें जम्मू कश्मीर में। तो आपका जम्मू कश्मीर में ये वाला है राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब बोलेगा सबसे पहला बोलेगा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट, तो याद रखना जिम कॉर्बेट। इसको हेलिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको नाम हेलिस, तो ये भी याद रखना। हेलिस कॉर्बेट ये कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये आपका है उत्तराखंड में आपका हेलिस राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखना है। चलिए अब बोलेगा बिहार में कौन सबसे फेमस है? बिहार में आपका होगा वाल्मीकि, बिहार के लिए फेमस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये और ये कहाँ चंपारण जिला में स्थित है। यदि एक वर्ग की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए आ गया मेरे का क्वेश्चन, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल पता है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो चलिए भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो हम भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो भुजा मेरा 14 है, तो 14 गुना 14 दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, 196। मैथ में हल्का हल्का क्वेश्चन आया था। देखिए नेक्स्ट में ये पूछा परिकल्पित साधारण ब्याज अगर मूल राशि 5,000 रुपया है और 4 साल के लिए तो 2 वर्ष के लिए बताना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए क्या होगा इसका। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। आप लोग जो पढ़े होंगे प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, देखिए ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम टाइम दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ, आर मतलब रेट दिया हुआ है, आप पुट कर देना। तो पी मतलब 5,000, 5,000, रेट रेट मतलब कितना 2 दिया हुआ है 2%, और टाइम टाइम मतलब 4 और बटे 100, बस पुट कीजिए 2020 तो काटिए कितना हो जाएगा 5 दिन 10 10 को 40, तो सही आंसर होगा 40,000, ठीक है। चलिए तो इसी तरह करके आराम से इसको क्वेश्चन आराम से बनाना है, इसमें सब कुछ है नहीं 40,000 नहीं, ताकि 2 जीरो कट जाएगा ना तो 4,000 का ऑप्शन में ए होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन में ए होगा। नेक्स्ट देखिए 43 में पूछा है 0.75 0.44 और इसको इसको जब गुना कीजिएगा प्लस करके, इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा ये पूछा गया। तो ये सब बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन, इसको जब टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 7.92 आएगा, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा ये डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा 0.6 से तो ये क्या आएगा, तो इसको सब कीजिएगा तो वो 13.2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, ये गलती है थोड़ा सा। देखिए क्या गलती है इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा वर्ड थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका दिया एचसीएफ दिया हुआ है, एक मिनट कहाँ पे हम लिखे थे नोट करिए थे, एक मिनट रुको बता दे रहे हैं आपको, एक मिनट चलिए। हाँ आपका एचसीएफ दिया हुआ है 13, तो एचसीएफ दिया हुआ 13,
ठीक है। आपका एलसीएम भी दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ कितना है, एलसीएम मतलब 393, तो 393 आपका एलसीएम दिया हुआ है और उसमें से एक संख्या, तो इसमें बोला एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या आपका दिया हुआ है कितना है, एक संख्या आपका दिया हुआ 39, तो बोलता दूसरी संख्या बताइए, ये पूछा गया, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए ये सब फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये पता होगा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा। देखिए पहली संख्या आपको दिया हुआ कितना है, पहली संख्या है 39, तो लिखेंगे 39, दूसरी संख्या नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं, ये x है, ठीक है। एलसीएम का मान दिया हुआ कितना है 339, तो लिखेंगे 393 और एलसीएम का मान दिया कितना है 13, एचसीएफ का मान दिया 13, इसको काटिए, ठीक है, 13 से काटिए 3 बार में, 13 39 और 3 से काटिए 3 एक 8 3 3 9 3 1 तो 301, तो 131, तो ये हो जाएगा ऐसा ही है 131 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए रमेश और सूरज एक मिट्टी के किले की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब वो दोनों का बीच जो है 24 सेंटीमीटर अलग अलग है, तो किले के शिखर से एक दूसरे की दूरी बताना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये बताइए कैसे होगा। अब वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। देखिए पहले इधर मान लेते हैं रमेश है, रमेश और सूरज है ना, तो देखिए यहाँ रमेश है, रमेश कितना 8 मीटर, तो लिखिए 8 सेंटीमीटर पे है, 8 सेंटीमीटर के इधर रमेश लिख देते हैं, यहाँ से रमेश गया है यहाँ तक। फिर बोलता है जो है सूरज जो है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर, तो 15 मीटर तो इसे ऊपर जाएगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ 15 मीटर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक आएगा, ये दोनों मिला हुआ है, यहाँ पे ऐसे लाइन दे दीजिए, और ये जो है यहाँ से ऐसे 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 करके इससे मिल जाएगा, ठीक है। और जब मिल जाएगा तो हम इसको एंगल बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके एक एक एंगल बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बन गया। अब इसका टोटल नाम देंगे, तो ये मान लो ए देते हैं, ये मान लो बी देते हैं, ठीक है, ए बी दे देंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए, ठीक है, ये डी है। अब बोला है देखो 24 सेंटीमीटर दोनों अलग है, तो दोनों की दूरी यहाँ पे दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये लिख देते 24 सेंटीमीटर, जब ये 24 होगा तो ये भी 24 हो जाएगा, आपको पता होगा ना, जब दोनों पेयर है तो जैसे 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और जो बचा हुआ तो ये क्या जाएगा 8, या बचा हुआ तो यहाँ से कितना जाएगा 7, क्योंकि 15 ही है, तो आपको ओवरऑल उधर पता चल जाएगा कि वो 7 है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखिए क्या क्या मेरा हो गया, तो ए बी, ये और बी का मान, यहाँ से कलर चेंज करते हैं बताते हैं आपको। देखिए ए से लेकर बी का मान दिया है मेरा 24, तो लिख देंगे 24 हो गया, जो जो आप दिया हुआ उसको पुट करते चलेंगे, ए से बी हो गया 24 हो जाएगा, ए बी जब 24 इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी बराबर 24 ये है तो ये भी बराबर हो जाएगा डी ई, तो डी और ए ये भी बराबर ए डी है, तो ये दोनों 24 बराबर 24 सेंटीमीटर, ये होगा पहला इक्वेशन। अब आते हैं सी, तो देखिए आप सी और ई, तो हम जब ए वैल्यू निकालेंगे तो सी से ई वैल्यू मेरा है ये, तो इसमें से कौन कौन घट जाएगा, बी और ई और बी और सी दोनों घट जाएगा, तो हम लिखते हैं सी ई बराबर कौन होगा, बी से हम सी घटा देंगे और बी से ई घटा देंगे, क्यों, देखिए बी से लंबा दूरी और छोटा दूरी घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा, तो टोटल मेरा था 15, 15 में से ये 8 घटेगा तो मेरा क्या जाएगा 7, तो आ जाएगा मेरा सी ई का मान आ जाएगा 7, तो सी ई का मान आ जाएगा मेरा 7, ठीक है, तो सी ई का मान आ गया 7। चलिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट पुट करना है, आपको फॉर्मूला पता होगा त्रिभुज, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, यहाँ से ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो क्या है डी सी ई, तो मान लेंगे यहाँ 24 मेरा पता है गया, ये 24 हो गया, ये 7 हो गया, तो आपको फॉर्मूला पता है त्रिभुज का फॉर्मूला, एक पढ़े होंगे, ऐसा वाला पता है पढ़े होंगे, ठीक, ऐसा रहता है, सब कौन त्रिभुज पढ़े होंगे ना, जब यहाँ पे आपका ये आपका 24 दिया हुआ है, ये आपका 7 दिया हुआ है, तो ये बताना है आपको पढ़े होंगे, लिखे डी ई सी बराबर लिखना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर में क्या है, नीचे वाला क्या है डी और ई का स्क्वायर, और बोलता है इसके बाद क्या था सी ई का स्क्वायर, डी ई और सी ई का स्क्वायर, तो लिखेंगे डी ई का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर, तो डी का मान मेरा कितना है 24, जो जो दिया उसको लिखें, डी मतलब 24 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर प्लस सी में अभी क्या है देखिए अभी लिख लें 7, तो 7 का होल स्क्वायर, इसको कर लीजिए सॉल्व, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 576, तो 576 प्लस 49 ये हो जाएगा। अब इसको टोटल जोड़िएगा, फिर तो जोड़िएगा कितना आएगा, इसका जोड़िएगा 625 और इसका रूट कीजिएगा तो 25 आएगा, तो रूट जब तोड़िएगा तो 25 आ गया, क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा सही। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया था तो बना लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पूछा है अपराध का संबंध दंड से है तो विलेख का संबंध क्या होगा, बताइए। चलिए तो हम लोग सही आंसर पे बढ़ेंगे, तो अपराध का संबंध दंड से संबंध, तो विलेख का संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा आनंद का संबंध, तो क्या हो जाएगा उस समय जिस प्रकार अपराध का संबंध दंड से है तो विलेख का संबंध उसी प्रकार कानून दस्तावेज किसी आधार संपत्ति का स्वामित्व की घोषणा से करता है, तो स्वामित्व की घोषणा, एक मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद से। नेक्स्ट देखें, इसमें पूछा है
वह शब्द चुने जो समूह में अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। तो बताना कौन शब्द चुनिएगा जो कम मिलता जुलता है। पहला देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिन, ग्रेनाइट और लिग्नाइट। बताइए क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखिए ये कोयला का प्रकार है फर्स्ट प्रकार, बिटुमिन सेकंड प्रकार, लिग्नाइट थर्ड प्रकार, ठीक है? तो ये टोटल कोयला का 4 प्रकार होता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है? एल्ट्रासाइड, बिटुमिन, लिग्नाइट और एक होता है जो सबसे कम क्या नाम रहता है उसका छोटा वाला पार्ट रहता है, जो सबसे कम प्रकार का होता है उसको बेकार माना जाता है। और ये जो होता है एक ग्रेफाइट का एक प्रकार रूप है, एक प्रकार कार्बन का रूप है। याद रखें, कार्बन का रूप माना जाता है, तो ये कार्बन का एक प्रकार रूप है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 27 तो इसमें कैसे होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए क्या-क्या है? तो पहला क्या 1 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 का स्क्वायर, फिर क्या 3 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर क्या था 1 आया, 2 का स्क्वायर क्या था 4 आया, 3 का स्क्वायर क्या था 9 आया। आ गया? अब फिर देखिए इसमें क्या-क्या फिर क्या 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। देखिए 1 का क्यूब किए तो मेरा क्या आएगा 1 आया। आ गया? 2 का क्यूब किए तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 27। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 का क्यूब है ये, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब तो सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है? बना लीजिएगा आप लोग। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि देर को इतना लिखा जाता है, फेट को इतना लिखा जाता है तो इसको फेर को क्या लिखा जाता है? तो इसमें कुछ नहीं किया है, आराम से DARE दिया हुआ है, DARE जगह 1 क्या-क्या दिया है उसको लिखिए। 1 मिनट, चलिए। इसका मान दिया 1083 ये दिया हुआ है। अगला दिया फेट FATE, फेट को क्या दिया है 2093 दिया हुआ है। तो फेयर को क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू को पुट कर देना FARE। तो जो दिया हुआ तो F का मान कितना है तो 2 लिख देंगे। A का मान कितना है 0, R का मान कितना है तो R का मान देखिए 8 है, 8 लिखना। E का मान कितना है 3 है, तो 2083 तो कहाँ है 2083 तो उसको पुट कर दीजिए, बस वैल्यू को पुट कर देना है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सबसे क्वेश्चन देखिए, मार्केट क्या है राजीव की माँ का पिता है। तो मार्केट जो है राजीव के माँ का पिता है, तो मार्केट जो है राजीव के माँ का पिता है। तो सबसे पहले करते हैं, अब मार्केट के 3 भाई हैं, तो देखिए मार्कंडे मतलब मार्कंडे है राजीव की माँ के पिता, मतलब माँ के पिता है। तो मार्कंडे जो है राजीव के माँ के पिता, तो हम सबसे पहले मानते हैं यहाँ पे राजीव, लिखते हैं यहाँ पहले राजीव, राजीव लिखते हैं। तो राजीव की माँ, तो राजीव के माँ जाएगा तो यहाँ उनका राजीव का माँ आएगा, माँ का पिता तो यहाँ हो जाएगा पिता, ठीक है? तो मार्कंड जो पिता जो है यही कौन है मार्कंड, तो लिख देता मार्कंड, ठीक है? तो मार्कंड हो गया, ठीक है? तो ये उसका पिताजी है, मान गए। अब बोलता है मार्कंडे के 3 भाई, तो मार्कंडे जो है 3 भाई है, तो फर्स्ट भाई यहाँ 1 हो जाएगा, ये मार्कंडे 2 हो जाएगा, अब मान लेते हैं 3, तो ये 3 भाई हो गया। उनमें से एक का पोता अभी है, तो उनमें से किसी एक का पोता का नाम है अभी, तो पोता का नाम अभी कैसे हो जाएगा? तो मान ले उनका पिता है, तो उनका पिता का भाई मान लेते हैं, हम किसी को भाई मान लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट भाई है, फर्स्ट भाई का बेटा यहाँ आएगा, पहला आएगा, पहला यहाँ बेटा आएगा, फिर बेटा जब आएगा तो फिर बेटा का एक बेटा आएगा, अब बेटा का फिर इसका बेटा आएगा आएगा ना, तो ये हो जाएगा अभी। देखिए कैसे, मान लो ये तीसरा भाई है, मान लो तीसरा भाई है, उनमें से एक का पोता अभी है, तो देखिए पहले ये दोनों भाई है तो भाई भाई साथ में रहेगा, भाई के बाद जो नीचे जनरेशन होगा उसका बेटा होगा, ठीक है? जब उसका बेटा होगा तो उसका बेटा का होगा, उसका का फिर एक बेटा होगा, बेटा के साथ क्या कहता है उसको ये करेगा, तो उसके बाद पोता, तो ये होता है एक पोता आ गया, ठीक है? तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड नीचे आ गया ये। एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रुकिए रुकिए, ये यहाँ पे ये गलती है क्या? कुछ नहीं, रुकिए फिर से कर रहे हैं, अच्छे से कर देते हैं। देखिए इसको पूरा अरेंज करते हैं पहले। देखिए मार्कंडे राजीव के माँ का पिता, तो लिखते हैं यहाँ मार्कंडे राजीव, पहले लिखते हैं राजीव, राजीव हो गया, राजीव का माँ, माँ लिख देते हैं, और माँ का पिता तो यहाँ लिख रहे हैं पिता, पिता जो है ये मार्कंडे है, ठीक है? मार्कंडे के 3 भाई हैं, तो पहला भाई हो गया, दूसरा भाई हो गया, तीसरा भाई, 3 भाई हो गया, चलो 3 भाई हो गया। उनमें से एक का पोता अभी है, चलो अभी अभी छोड़ देते हैं, राजन जो है अभी का पुत्र है, राजन जो है अभी का पुत्र है, तो अभी का पुत्र किस होगा? राजन रवि से क्या देखिए अब यहाँ से जाते हैं हम लोग, क्या बोलता है? राजन जो है अभी का पुत्र है, तो अभी का पुत्र, तो सबसे पहले आप राजन कहाँ पे जाएँगे तो अभी का पुत्र कहाँ जाएँगे उसका देखेंगे। चलिए, तो इतना हो गया। आप देखते हैं यहाँ से मान लो ये यहाँ से जाएगा, अब देखिए यहाँ से आया, तो यहाँ से मान लो एक भाई होगा उसका, तो उसका मतलब यहाँ आएगा तो उसका बेटा, मान लो किसी एक भाई है, उसका एक भाई का बेटा हो गया ये। अब बेटा का जो बेटा आएगा ये,
तो यहाँ से जो बेटा का बेटा है ये अभी है, तो अभी उसका पोता हो गया, हुआ ना? बोला पोता है, तो यहाँ ये अभी जो उसका पोता हो गया, इसका भाई का किसी एक भाई का पोता हो गया। अब बोलता है राजन अभी का पुत्र है, तो अभी का फिर एक पुत्र आया, तो अभी का एक पुत्र आएगा, इसका नाम है राजन। तो अभी का जो पुत्र आया, इसका फिर एक पुत्र हुआ, अभी का एक पुत्र है जिसका नाम है राजन। तो बोलता है राजन राभी से किस प्रकार, देखिए राजीव यहाँ पे है, ठीक है, राजीव यहाँ पे है, और राजन और राजीव से क्या संबंध है, तो ये पूछेगा, तो राजा और राजीव में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये दोनों तो भाई हो जाएगा, अभी और राजीव भाई होगा, तो राजन से संबंध, तो राजन कौन होगा, राजीव का, राजन कौन होगा, राजीव का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा भतीजा, होगा ना? पूछा राजन राजीव का कौन है, तो राजन जब आएगा, दोनों भाई है, तो भाई का जो आपका जो मान लो भाई है, भाई का बेटा को आप क्या बोलेगा, भतीजा बोलिएगा, भतीजा हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह का इसको करके बना के सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद हम नए बिहार स्टेट से संबंधित जो अगला क्वेश्चन सीरीज रहेगा उसको लाएंगे नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।